नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा फैली हुई बीमारी डायबिटीज़ यानी कि मेह रोग। आयुर्वेद के हिसाब से मेह रोग जो है वो 20 प्रकार के होते हैं। इसमें 10 प्रकार के जो हैं वो कफ से होते हैं, 6 प्रकार के पित्त से होते हैं और 4 प्रकार के वायु से होते हैं। इनमें से जो 10 प्रकार के कफ से होने वाले मेह रोग हैं वो आधुनिक डायबिटीज़ के साथ मैच करते हैं। तो आप काफ़ी हद तक ये बोल सकते हैं कि जो श्लेष्मिक मेह रोग हैं वो आज का डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ का जो है शुरुआत जो है वो कफ, जो मैंने जैसे बताया मूल दोष उसका कफ रहता है, तो कफ कारक आहार विहार से मेह रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसमें जो दूषित अंग होता है वो मूत्राशय यानी कि ब्लैडर होता है। ब्लैडर के अंदर जो छिद्र बने होते हैं वो पानी को अपने अंदर सोखते हैं, तो किडनी जो सॉल्ट्स अलग करती हैं और वो सॉल्ट्स जो हैं वो पेट के पानी के साथ मिक्स होके यूरिन बनता है और ये जो नियंत्रण है वो ब्लैडर के छिद्रों के द्वारा होता है। अब ये नियंत्रण जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या उसका कंट्रोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बार बार यूरिन आपको जाना पड़ता है। तो ये होता है मेह रोग। मेह रोग में जो दूष्य जो है वो मूत्राशय होता है और दूसरा क्लेद यानी कि शरीर का पानी होता है। तो एक तरह से बोलें तो ये बीमारी जो है वो पानी से बढ़ती है। नॉर्मली जिनको मेह रोग है उन्होंने अगर नोटिस किया हो तो जो ज़्यादा पानी वाला खाना है, चावल हैं, खिचड़ी हैं या इस तरह का जो उबला हुआ खाना या जिसमें ग्रेवी ज़्यादा आती है या जिसमें पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है, ऐसे आहार करने से उनका शुगर बढ़ता है। तो ये जो है ये पानी के और मूत्राशय के कफ से विकृत होने से होने वाली बीमारी है। तो सादी भाषा में बोलें तो जो कारणों से सर्दी जुकाम होता है, ज़्यादातर हर वो कारण मेह रोग को बढ़ाता है। ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा ठंडक में रहना, ठंडी चीज़ों का सेवन करना, ज़्यादा आराम करना, प्रमाद यानी कि आलस करना, भूख नहीं लगने के बाद भी खाते रहना, प्यास नहीं लगने के बावजूद भी पानी या लिक्विड लेते रहना, तो ये सारे कारण जो हैं ये मेह रोग होने के कारण हैं। तो ये कारण अगर आप त्याग दें और इसके विपरीत आप वर्तन करें तो आपको मेह रोग होने की संभावना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। जैसे आप नियमित व्यायाम करते हैं, ज़्यादा ठंडक का सेवन नहीं करते हैं, ज़्यादा ठंडे माहौल में नहीं रहते हैं, ज़्यादा अनावश्यक पानी नहीं पीते हैं, भूख लगे तभी खाना खाते हैं, प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, नींद आने पर ही सोते हैं और जितनी आवश्यक है उतनी ही नींद लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आपको मेह रोग होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है या निर्मूल हो जाती है। अब मेह रोग के लक्षण सामान्यतः लोगों को जल्दी से ये पता नहीं चलता कि वो डायबिटिक हैं। तो इसके जो लक्षण हैं आयुर्वेद के हिसाब से सबसे प्रमुख लक्षण जो हैं वो प्रभुतः आविल मूत्रता यानी कि मैला यूरिन बार बार होना, ये सबसे प्रमुख कारण है मेह रोग का। अगर आपको मेह रोग हुआ है तो आप ट्रांसपेरेंट डब्बी जिसका थोड़ा सा मुंह बड़ा हो उसमें सुबह का फर्स्ट यूरिन लेके थोड़ा सा खुले प्रकाश में दिन के आप उसको ऐसे घुमा के देखें तो अंदर मैलापन दिखता है या अंदर पार्टिकल्स तैरते हुए दिखते हैं तो आपको मेह रोग है। अगर यूरिन बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें पार्टिकल्स तैरते हुए नहीं दिख रहे हैं, उसमें मैलापन नहीं है, तो आपको मेह रोग नहीं है। तो ये बेसिक परीक्षण है आयुर्वेद के हिसाब से मेह रोग का या डायबिटीज़ का। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं
तो सबसे पहला सिम्टम्स कमज़ोरी का अनुभव होता है, भूख अनियंत्रित होती है। अगर शुरुआत का मेह रोग है तो भूख ज़्यादा लगती है, और काफ़ी पुराना हो गया हो तो कुछ केस में ये कम भी हो जाती है। प्यास ज़्यादा लगती है, गला सूखता रहता है, थकान का अनुभव होता है, आलस होता है, नींद ज़्यादा आती है, सोते रहने का मन करता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये मेह रोग के लक्षण हैं। पैर के तलियों में हल्की हल्की जलन, और ख़ास करके ठंडक के समय यानी कि सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद, इस समय में हल्की हल्की पैर के तलिए में जलन होना, ये सब जो हैं ये मेह रोग के लक्षण हैं। अब मेह रोग को बिना दवाई के अगर आपको नियंत्रित करना है तो सबसे सरल उपाय ये है कि खूब सारी मेहनत करिए, खूब सारा पसीना बहाइए, तो शरीर का जो क्लेद है यानी कि शरीर का जो पानी है उसकी शुद्धि काफ़ी हद तक हो जाती है। तो उससे आपका जो मेह रोग है वो नियंत्रित रहता है। दूसरा, अनावश्यक प्रमाद यानी कि आलस का त्याग करें, मेहनत वाला आपका रूटीन रखें, बिना नींद आए सोने का बंद कर दीजिए। और अगर आपका मेह रोग बढ़ा हुआ है, आपको अनावश्यक नींद आ रही है, तो कोशिश करके आप नींद को टालिए, उसको कम करिए। मेह रोग के दर्दी को 5 से 7 घंटे आपके दिन नित्यक्रम के अनुसार कितना श्रम आपका रहता है उसके अनुसार नींद लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। दिन में सोना तो सर्वथा त्याग कर दीजिए, दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। अनावश्यक पानी पीना आप छोड़ दीजिए, जितनी प्यास है उतना ही या उससे थोड़ा सा 1-2 घूंट कम पीजिए। प्यास से ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीजिए। आप पूरा सारा परहेज कर रहे हैं मगर फिर भी अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो बिना किसी कारण के आपका जो शुगर लेवल है वो हाई आ सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी लोग जो करते हैं, जो जहरीले एक्सपेरिमेंट मेरी भाषा में मैं बोलूँगा कि खाना बहुत कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि भूख से भी बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो है सिम्टम्स मैंने जैसे बताए, इसके अलावा रात को जो यूरिनेशन है वो फ्रिक्वेंटली होना, ये सब बढ़े हुए शुगर का लक्षण है। अगर ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताए वो आपको दिख रहे हैं और उसके बाद भी आपका शुगर लेवल कम आ रहा है, तो इसका कारण एक तो ये हो सकता है कि आपका शुगर का इनटेक कम है। शरीर जो शुगर बना रहा है वो तो बना ही रहा है और उसके सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, मगर फिर भी अगर आप खाना कम खा रहे हैं, भूख से आधा अधूरा खा रहे हैं, या भूख बहुत लगती है तब सलाद या सूप या ऐसा कुछ जिसमें कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसा आहार ले लेते हैं, तो उससे आपका शुगर रिपोर्ट में तो कम आएगा, परंतु शरीर को जो नुकसान करने का उसका जो काम है वो तो चल ही रहा है, क्योंकि सिम्टम्स सारे दिख रहे हैं। अगर आप जितनी बार भूख लगती है उतनी बार भूख शांत हो, उतना खाना खाने के बाद भी अगर आपका शुगर लेवल रिपोर्ट में नियंत्रित आता है, आपके सिम्टम्स भी आपके कंट्रोल में है, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है। अगर इससे विपरीत होता है, सिर्फ रिपोर्ट में आंकड़े कम आते हैं और सिम्टम्स सारे हायर साइड हैं, तो आप शुगर लेवल को लाइटली मत लीजिए। कोई ऐसा फैक्टर है जो आपके रिपोर्ट में शुगर लेवल को नहीं आने दे रहा है, बीमारी तो बढ़ ही रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आपका रूटीन ऐसा बन जाता है कि आंकड़े रिपोर्ट में तो बताते हैं परंतु एक्चुअल में सिम्टम्स उसके साथ मैच नहीं होते। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं 250-300 फास्टिंग शुगर के रिपोर्ट्स लेके, परंतु सिम्टम्स देखते हैं तो उसमें एक भी सिम्टम इतना हाइपर नहीं दिखता है। तो उस अवस्था में हम लोग रिपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मगर अगर आंकड़े गलत अपर साइड आ रहे हैं तो एकदम से दवाइयों का डोज भी मत बढ़ा दीजिए, धीरे धीरे आप उसको देख के बढ़ाइए। हाँ, सिम्टम्स और रिपोर्ट मैच कर रहे हैं तो आप इमीडिएट उसके लिए जो तकेदारी लेनी है, जो केयर करनी है वो करिए। परंतु अगर सिम्टम्स आपके हायर हैं और रिपोर्ट कम आ रहा है, या सिम्टम्स एक भी नहीं है और रिपोर्ट हाई आ रहा है, तो थोड़ा रुकिए, एक बार वापस चेक कराइए, या आपका जो रूटीन है उसको एक बार आप ऑब्जर्व करिए कि आपके रूटीन में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिपोर्ट में शुगर के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको प्रभावित कर रहा है।
तो वो फैक्टर से आप बचिए और उसके बाद रिपोर्ट कराइए, तो आपको एक्चुअल जो आपका शुगर लेवल है वो पता चलेगा। सिर्फ रिपोर्ट देखना मैं अपने हिसाब से समझदारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट जैसे अभी मैंने बताया वो सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो एक्चुअल आंकड़े रिपोर्ट में आए वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपके सिम्टम्स और रिपोर्ट के आंकड़े दोनों मैच हो रहे हैं, अगर आंकड़े भी ज़्यादा आ रहे हैं और सिम्टम्स भी हायर साइड हैं, या आंकड़े कम आ रहे हैं और सिम्टम्स भी कम हैं, तो आप रिलैक्स रहिए, जो आंकड़े बता रहे हैं वो फैक्ट हैं। मगर अगर सिम्टम्स और आंकड़े मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप एक बार अपने रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को ऑब्जर्व करिए और वो आंकड़ों के ऊपर कौन सा फैक्टर प्रभाव डाल रहा है उसको एक बार समझिए, उसको दूर करिए और फिर से एक बार टेस्ट कराइए। एकदम से आंकड़े देख के ज़्यादा खुश भी मत हो जाइए जिससे आप केयर करना कम कर लें, या एकदम से आंकड़े ज़्यादा देख के डर भी मत जाइए। मन शांत रखिए और शांति से उसका समझदारी के साथ प्रतिकार करिए। एकदम से कुछ भी करना कभी कभी जोखिमी हो जाता है। हम लोग कई बार ऐसे केस देखते हैं कि शुगर अभी तो एकदम कंट्रोल में है, 120, 125, 130 फास्टिंग शुगर आ गया, 4-5 दिन बाद एकदम से रिपोर्ट हो 100-200 आ गया, 200 आ गया, तो पेशेंट भी डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि एकदम से ऐसा क्या, हमारा रूटीन भी वही है, खा भी वही रहे हैं, परंतु फिर भी इतने एकदम से बढ़ गए। एक्चुअल में शुगर 4 दिन पहले भी वही थी, अभी भी वही है, मगर ये जैसे मैंने बताया इस टाइप के कोई फैक्टर आपको इफेक्ट कर जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जो लोग जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, डेफिनेटली शुगर के लिए व्यायाम बहुत ही आशीर्वाद के समान है। उसको लाइटली नहीं बोलूँगा, कोई भी मेडिसिन एक्सरसाइज जितनी इफ़ेक्टिव शुगर में नहीं होती है, परंतु एक्सरसाइज करने के बाद जब शरीर गर्म है, या जो लोग एयर कंडीशन जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए ये शुगर बढ़ाने का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि गर्म शरीर होता है, उसको सडनली ठंडा करो तो एकदम से शरीर अंदर से श्रिंक होता है और एकदम से शुगर बढ़ जाता है, जो शायद आप अकेला शक्कर वाला खाना खा के भी जितना नहीं बढ़े, उतनी पॉसिबिलिटी ये गर्म शरीर को एकदम से ठंडा करने में बढ़ने की रहती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार इतना एकदम से बढ़ जाए, मगर आप 50-100 बार करेंगे तो उसमें 1-2 बार तो ऐसे इंसिडेंट बनेंगे कि शुगर एकदम से बढ़ जाएगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे, रात को तो चेक किया था इतना आ रहा था, सुबह इतना आ गया, हमने रात को तो कुछ खाया नहीं है, परंतु ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब पसीना हो रखा हो, जब आपका शरीर एक्सरसाइज से या बाहर घूमने से या और किसी कारण से गर्म हो रखा है, तो एकदम से नहाना नहीं है, पानी नहीं पीना है, और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, पंखा एसी के अंदर तुरंत नहीं जाना है। पहले पसीना बह रहा है तो पसीना सूखने दीजिए, शरीर गर्म हो रखा है तो शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद आपको पानी पीना है, नहाना है, या एसी वाले रूम में जाके बैठना है, वो सब उसके बाद करिए। एकदम से आप गर्म शरीर के साथ ठंडे माहौल में मत चले जाइए, या एकदम से पानी मत पी लीजिए, या एकदम से नहा मत लीजिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो शुगर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, या इवन जो भी कफ से संबंधित बीमारियों से जो परेशान हैं, उन लोगों को ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा असरकारक रहता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब शरीर गर्म है तब एकदम से उसको ठंडा नहीं करना है, शरीर ठंडा है तो एकदम से गर्म नहीं करना है। आप एकदम चिल्ड रूम में एसी चला के बैठे हैं, बाहर धूप है, बहुत तेज़ गर्मी हो रखी है, तो आप पहले तो या तो एसी बंद कर दीजिए, या जिसमें एसी नहीं चल रहा है वो रूम में जाके 5-10 मिनट बैठ जाइए, शरीर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, उसके बाद आप गर्मी में जाइए। एकदम ठंडे रूम से तुरंत सीधा गर्मी में जाने वाला काम मत करिए। तो ये बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, मगर ये बहुत ही ज़्यादा शरीर के ऊपर असर करने वाला फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से शुगर कंट्रोल करने के एक तो कम से कम 6 किलोमीटर रोज़ का सुबह खाली पेट चलिए, या 3 किलोमीटर लगातार दौड़िए। पेट भर के जब भी भूख लगे, ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, ऐसा खाना खाइए।
जिस खाने से प्यास ज़्यादा लगती है ऐसा खाना अवॉइड करिए। अनावश्यक पानी पीना छोड़ दीजिए। एसी, फ्रीज इसका उपयोग बंद कर दीजिए। टीवी और मोबाइल पे अगर आपको वीडियो गेम या मूवीज़ या सीरियल्स या वीडियोस देखने की आदत है या सीरियल्स या मूवी वॉटेवर, तो उसको कम कर दीजिए। आपको लगेगा कि टीवी से क्या फ़र्क होना है या मोबाइल से क्या फ़र्क होना है, मगर आप जितना समय ये डिवाइस को लेके बैठते हैं या उसके सामने बैठते हैं तब ऑलमोस्ट आपकी जो बॉडी मूवमेंट है नियर टू ज़ीरो होती है। आप अपना हाथ भी हिलाना पसंद नहीं करते हैं ये सब काम करते समय। तो पूरा शरीर एक लंबे समय तक बिल्कुल बिना मूवमेंट के होने से जो शुगर है वो बढ़ने लगता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि ज़्यादा टीवी देखते हैं या ज़्यादा मोबाइल चलाते रहते हैं। हाँ, कॉल करने की बात इसमें नहीं हो रही है, आपके सोशल मीडिया या मूवी या वीडियो की बात हो रही है कि आप लगातार एक ही जगह पे आँख शरीर स्थिर करके बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ शुगर के लिए बहुत ही नुकसानदेह रहती है। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना शुगर के लिए अच्छा है, जितना आराम करेंगे उतना शुगर के लिए ख़राब है। तो इतनी बातों का ध्यान रखिए, तो आपका शुगर लेवल बहुत कम दवाइयों में या बिना दवाई के भी नियंत्रण में रहेगा और आप लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो अपने जान पहचान वालों को इसको शेयर अवश्य करिए ताकि वो भी इसका ज्ञान ले सके। आगे आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो बना के दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।